नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं मिसाल बेमिसाल और एक बहुत ही कमाल की हिस्टोरियन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर नीलिमा पांडे। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस रेडियो कार्यक्रम में। थैंक यू जी। तो दोस्तों, श्रोताओं, मैम से बहुत सारी बातें अभी हमने की। आपका एंशिएंट हिस्ट्री आपका डिसिप्लिन है, तो हमने बहुत सारी बातें की, तो मुझे लगा कि क्यों ना आप तक भी इन बातों को पहुंचाया जाए, तो इसीलिए हम आपसे बातें कर रहे हैं। मैम, आपको जानना काफ़ी रुचिकर होगा क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में आपका काम है और वैसे भी बहुत कम महिलाएं, बहुत चुनिंदा महिलाएं ही हिस्टोरियन बन पाती हैं, हिस्ट्री की फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, तो गिने चुने नामों में आप हैं। तो हम चाहेंगे कि अपनी यात्रा को थोड़ा सा बताइए कि एंशिएंट की तरफ झुकाव आपका कैसे हुआ, कहाँ की आप रहने वाली हैं, कितने सालों से पढ़ा रही हैं, और 8 किताबें अभी आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और एक किताब हमारे पास दोस्तों अभी है भी यहाँ पे, क्योंकि हम अभी कमलेश मेहता जी के घर पे इस वक्त मौजूद हैं। कमलेश जी, बहुत शुक्रिया मैम से मिलाने के लिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। और आपने ये किताब तो आप पढ़ चुकी हैं ना, लखनऊ शहर, कुछ देखा कुछ सुना। दोस्तों, कवर पेज से ही आपको लग रहा होगा पूरा एक बहुत ही खूबसूरत इसका मुखपृष्ठ है। तो कमलेश जी, हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। जी जी जरूर। आपने जब मिला ही दिया है मैम से, मैम थोड़ा सा बताइए आप अपनी पूरी यात्रा को, एक इतिहासकार बनने की जो यात्रा है वो कैसी रही। मेरा नाम नीलिमा पांडे है। मैं इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएटेड कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, JNN PG कॉलेज में। शुरुआत मैंने साइंस ग्रुप से की और उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए बाद के दिनों में इन जनरल और लखनऊ शहर से अब मेरा एसोसिएशन होने की वजह से मेरा झुकाव इतिहास की तरफ हुआ। तो जब मैंने ग्रेजुएशन करना शुरू किया तो मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास को अपने विषय के रूप में चुना, क्योंकि मध्यकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन प्राचीन इतिहास थोड़ा सा अछूता रहता है। तो मेरा रुझान वहीं से शुरू हुआ। पहले मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करते करते फिर जो इकोनॉमिक्स की तरफ मेरा झुकाव था वो थोड़ा थोड़ा क्षीण हो गया, कम होता गया। अच्छा। और मेरा झुकाव जो है प्राचीन इतिहास और खासकर पुरातत्व की तरफ होता गया। आर्कियोलॉजी मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगा, तो फिर मैंने अपना PG जो है आर्कियोलॉजी में किया। स्पेशलाइजेशन लेते लेते फिर मैं और थोड़ा पीछे चली गई कि मानव का विकास कैसे हुआ। प्री हिस्टोरिक फेज मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा कि बिगिनिंग कैसे हुई, धरती पर मानव आया कब कैसे। तो फिर मैंने प्री हिस्ट्री में अपनी PhD की और उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। क्या बात है। प्री हिस्ट्री की आपने बात की, अभी हाल में हमने युवाल नोआ हरारी की सेपियंस किताब पढ़ी, तो बड़ी रोचक अंदाज में बहुत रोचक अंदाज में उन्होंने लिखा है। हाँ। और एक आम आदमी को, एक आम पाठक को वो बहुत ज़्यादा एंगेज करती है। उनकी सीरीज़ बहुत खूबसूरत है और सबको जो है उसको जानना चाहिए, क्योंकि हम सब उस यात्रा के जो है सहभागी रहे हैं और जहाँ से हम एस्ट्रोलोपिथिकस से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उस यात्रा में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का योगदान तो है ही। बिल्कुल। और वो ये भी बोलते हैं कि अब हम उस बहुत खूबसूरत एज थी, वो न कोई चिंता थी है ना, लेकिन अब हम फंस गए ना, हम आगे बढ़े तो खाई है। जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह लगातार हावी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और पीछे हम जा नहीं सकते। तो बड़ा शानदार उन्होंने लिखा था। तो मैम, किताबें 8 आपने लिखी हैं, प्रोफेसर भी आप हैं, घर के भी महिला होने के नाते घर के भी काम होते होंगे। जी। इतना समय कैसे निकालती हैं और कब कब ये आई किताबें आपकी? पहली किताब कौन सी थी? मेरी पहली किताब महिला दिवस पर आई थी 8 मार्च को 2013 में। वो मैंने स्त्रियों पर ही लिखी थी कि प्राचीन भारत में एक स्त्रियों का क्या इतिहास था, उनका क्या इवोल्यूशन था। क्योंकि हमारे यहाँ एक जॉर्गन बहुत फ्लोट करता है कि देवी थी स्त्री। तो एक सवाल हम लोग इतिहासकार ये भी उठाते रहते हैं कि देवी थी या दासी थी, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट के बीच में झूलती है। उसको इंसान के रूप में हम बहुत कम पाते हैं। तो वो पहली किताब जो है स्त्री अस्मिता की तलाश, जो अध्ययन प्रकाशन दिल्ली से आई थी, उसमें मुख्य रूप से मैंने स्त्रियों का जो उद्विकास है प्राचीन भारत में ऋग्वैदिक काल से लेकर के बाद तक, लोक साहित्य तक कि लोकगीतों में स्त्री का क्या रूप है, उसको कवर अप किया था। और वो महिला दिवस पे 8 मार्च को उन्होंने लॉन्च की थी। फिर दूसरी किताब कब आई? दूसरी किताब लोक पर लिखी, क्योंकि स्त्रियां जो हैं लोक साहित्य में ज़्यादा मुखर रहती हैं। तो आंचलिक लोकगीत एक विश्लेषण करके एक संपादित किताब है जो 2 लोगों ने मिलकर लिखी थी। और उसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों के जो लोकगीत हैं, खास करके उत्तर भारत के, उनमें स्त्रियों की क्या स्थिति है, स्त्रियां कैसे मुखर हैं, जो मुख्यधारा साहित्य में और मुख्यधारा इतिहास में हमें नहीं मिलती हैं, उन स्त्रियों को कवर किया। और हमने अक्सर पाया है, खासतौर पे अगर हम सीता का उल्लेख करें
तो सीता जो लोक गीतों में सीता मिलती हैं वो हमें रामायण में सीता नहीं मिलती हैं और हमें रामचरितमानस में भी नहीं मिलती हैं। लोक में सीता बहुत मुखर हैं और स्त्रियां जो हैं राम से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, उनको निर्मोही कहती हैं और उनको जो है श्राप भी दे देती हैं कि उन्होंने सीता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। जबकि वाल्मीकि ने भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है और वाल्मीकि की सीता बहुत ही चुपचाप है, एकदम मीक शांत स्त्री, और ऐसे मानस में तो वो और भी शांत हो जाती हैं। लेकिन लोक में स्त्रियां जो हैं एकदम निर्मोहिया कहती हैं और लक्ष्मण से लड़ती हैं और मिथिला के लोकगीतों में तो कुछ ज़्यादा ही, मिथिला के लोग तो जो हैं राम को बिल्कुल ही जो है खराब दामाद मानते हैं उनके प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, उनसे नाराज रहते हैं। तो उस एस्पेक्ट को पकड़ने के लिए कि लोक में क्या है, आम लोगों में क्या है, क्योंकि स्त्रियों ने तो खुद अपना इतिहास लिखा ही नहीं है, लिखा तो सब पुरुषों ने है। बिल्कुल मैम, कल ही संयोग है कि कल ही हमारे स्टूडियो में एक वार्ता हुई है जिसमें क्राइस्ट कॉलेज कानपुर के हिंदी के प्रोफेसर अवधेश मिश्रा आए थे। जानती हूँ मैं तो उन्होंने चंद्रावती की रामायण पे चर्चा की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बंगाल की पहली महिला पोएट, बहुत अच्छे परिचित हैं तो हमारे, एक स्त्री सीनियर हैं। क्या बात है। तो एक स्त्री की नजर से रामायण कैसी होती है वो उस पे पूरा है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ, और रामायण के बहुत सारे वर्जन हमें मिलते हैं। अगर हम समग्रता में जाना चाहते हैं कि राम कथा पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से है, तो दक्षिण में भी है, पूर्व में भी है, उत्तर में भी है, हर जगह रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो रामचरितमानस ही है। क्या बात है। तो मैम दूसरी किताब आपकी लोक पे रही, फिर पे रही, उसके बाद मैंने लखनऊ पे अपने शहर पर लिखा। ये जो हम देख रहे हैं लखनऊ शहर, कुछ देखा कुछ सुना। तो इसमें मैंने उन मॉन्यूमेंट्स पे फोकस किया जो इस समय लखनऊ में एग्जिस्टेंट हैं, जो बचे रह गए हैं। बहुत सारे तो रहे नहीं, लेकिन जो बचे हुए थे उनको जाकर मैंने देखा, वहाँ लोगों से बातचीत की और नवाबी जो समय था, नवाबी पीरियड की उनकी कुछ यादें हैं, पूर्वज उनके वहाँ रहे थे वो कंसिस्टेंटली रह रहे हैं। पुराने लखनऊ में तमाम लोग अभी भी आपको मिल जाते हैं। तो उनसे बातचीत की और देखने की ये कोशिश की कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ लखनऊ। तो इस किताब में खास तौर पे नवाबी समय के जो स्मारक हैं, जो इमारतें हैं, उनको केंद्र में रखते हुए मैंने अपनी बात की। एक तरह से ये एक यायावरी का इतिहास है। अपने ही शहर में मैंने एक जो है क्या कहना चाहिए, पर्यटक की तरह से जगह जगह टहल टहल के घूम घूम के लगभग 3 साल में इस किताब को पूरा किया था। क्या बात है। किस प्रकाशन की है मैम? ये बोधि प्रकाशन से आई है, जयपुर से। ओके जी, हमारे क्या नाम है बोधि जी जो ओनर है उसके, जो माया अमृत जी, जब उन्होंने शुरुआत की थी इस प्रकाशन की, तो बहुत सस्ते दामों में खूब किताबें, कविताओं पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी 2 किताबें प्रकाशित की, कविताओं से याद आया। इसके बाद चूंकि मैं स्त्रियों पे फोकस कर रही थी, तो जब हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो अगर हम देखें कि स्त्रियों ने खुद अपने बारे में क्या लिखा, तो एक बौद्ध साहित्य का हिस्सा है थेरी गाथा। जो जब गौतम बुद्ध ने संघ बनाया तो शुरुआत में वो इस बात की जो है हिमायती नहीं थे कि स्त्रियां भी जो हैं वो संघ का हिस्सा बने। तो उनकी जो मासी थी, जिन्होंने उनको पाला भी था, क्योंकि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ की जो महामाया देवी थी, जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मौसी थी जो गौतमी प्रजापति, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। फिर गौतम ने घर त्याग दिया और सन्यासी बन गए, संघ में चले गए। तो गौतमी प्रजापति ने इस बात का आग्रह किया कि स्त्रियों को भी संघ में शामिल किया जाए। बुद्ध चाहते नहीं थे, उनका बार बार मना करते थे। बड़ी उन्होंने नानुकुर की। आनंद भी उनके परिवार के, उनके चचेरे भाई थे। तो आनंद से दबाव बनवा के गौतमी प्रजापति ने, जो उनकी पालिका थी और माँ भी थी, मासी माँ थी, उन्होंने जो है स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिलाया। तो एक बार प्रवेश शुरू हो गया तो बहुत सारी स्त्रियां आई। उन स्त्रियों ने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा और वो पहला दस्तावेज है हिंदुस्तान के इतिहास में और पूरी दुनिया के इतिहास में, क्योंकि वो सारी भिक्षुणियाँ ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध के समय की हैं और उनकी समकालिक हैं। तो गौतम का समय 600 BC का है। तो उस समय स्त्रियों ने, उसमें 73 थेरियों की गाथाएं हैं, 73 हैं बस। तो उनमें उन्होंने अपने बारे में लिखा है और उसकी जो खास बात है वो आप जब देखते हैं कि ज़्यादातर का जो संघ में आने से पहले का जीवन है उसमें संतोष नहीं है, असंतुष्ट जीवन है। और वो आती हैं और फिर अपने पूर्व जन्म के बारे में बताती हैं कि कैसे उन्होंने संघ में आने का उनका मन हुआ, क्या वजहें थी जो वो संघ में आई, और संघ में आके उन्होंने कैसे लिबरेशन मिला, कैसे उनको संतुष्टि मिली। तो वो एक पूरी यात्रा है और एक बहुत ही खूबसूरत दस्तावेज है, पहला ऐसा दस्तावेज है हिंदुस्तान का और पूरी विश्व का जो स्त्रियों ने खुद अपने बारे में लिखा है। तो इसलिए हम लोग इसको पहला फेमिनिस्ट जो है वो कहते हैं डॉक्यूमेंट, जो विमेंस लिख रहे हैं जिनको फेमिनिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी फेमिनिज्म वाली नहीं है, बट
वो जो उनकी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, और बहुत ही खूबसूरत साहित्य सबको पढ़ना और ये चाहिए। किस काल की बात है? 600 BC बुद्ध की बताइए। समकालिक मानी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन तो बाद में ही हुआ जी, होगा, जी, जी। लेकिन ज्यादातर थेरियां जो है बुद्ध के रेफरेंस से बात करती जी, हैं। तो आपकी और तीसरी किताब इन पर है? हाँ, चौथी हो गई। चौथी किताब। हाँ, चौथी जी। थेरियों, तो ये भी जो है थेरी गाथा, इसका एक तरह से मैंने ट्रांसलेशन किया था, पाली में है ये। ओह। तो पाली से जो है इसको हिंदी में मैंने किया था, और काव्यात्मक अनुवाद है ये, अच्छा। कविता के फॉर्म में है। वाओ। तो चूंकि बोधि वो प्रकाश कविता के फॉर्म में ही लिखते थे ना? नहीं, हाँ, उनके तो एक तरह से उनको स्लाज्म कहते हैं, भजन कहते हैं। जैसे जो कि पूजा पाठ से जोड़ दिया, उसको धर्म से जोड़ दिया, तो भजन ही कहते हैं। तो पोएटिक है, और उनका पोएटिक ट्रांसलेशन ही मैंने किया है। ओह, वाह। तो ये एक इसमें एक थोड़ी सी नई बात थी, क्योंकि इससे पहले की जो भी ट्रांसलेशन है वो प्रोज में है, गद्य में है। ओके। तो इसको मैंने पोएटिक किया था, और इसको ठीक ठाक इसको मतलब जो है रिस्पॉन्स मिला। और इसको तमाम कुछ अनुवाद को जो है वाक पत्रिका जो एक निकलती है, सुधीश पचौरी जी निकालते हैं, हाँ, उन्होंने पब्लिश किया था सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद जो वसुधा में जो है अच्छा। जो राजेंद्र वर्मा जी ने, उन्होंने भी जो है उसको लिया कि जो है उस पर मैंने एक आर्टिकल दिया था। तो थेरी गाथा एक अच्छा डॉक्यूमेंट है। ओह, वाह। और मैम फिर छठी किताब? छठी किताब मैंने सफ़र में इतिहास है, जो ये कुछ यात्रा संस्मरण जैसा? यात्रा संस्मरण जैसा है। हाँ। और जो जहाँ जहाँ मैंने यात्रा की, उन सारी जगहों को मैंने जो है ऐतिहासिक दृष्टि से देखा। और इसमें पहले तो मैंने 8 महास्थानों को देखा है, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज की तरह से हैं, जिसमें आपका लुम्बिनी था, आपका सारनाथ है, श्रावस्ती है, सारे जो बुद्धिस्ट जो हैं वो हैं, संकिसा है, ये इन सारी जगहों के। इसके अलावा भोपाल को भी मैंने कवर किया। तो जो भी मैंने यात्राएं की थी 5, 6, 7 सालों में, उनको जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैंने जो है रिप्रेजेंट किया। जिसमें जब टूरिज्म चूँकि इस समय एकदम जो है बूम पर है, तो जब आप जाते हैं तो आप जो है अपने हेरिटेज से भी अपने आप को एसोसिएट करें, अपनी कल्चर को भी समझें। और जो हमारे इस समय जो एक हमारा बहुलतावादी समाज रहा है, इसकी जो है पहचान और पकड़ हमारे युवाओं को होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय जो है हमारी जो बहुलतावादी जो है पॉलीक्रोम जो कल्चर रही है, उसको लेकर के बड़ा एक मोनोक्रोम उसको बनाने की मुहिम जैसी चल रही है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो पता होना चाहिए कि हमारे जो अतीत था, समाज था, तो एक रोचक ढंग से, जिसमें आपके ऊपर कोई क्या कहना चाहिए, इतिहास जैसे जो है क्या कहना चाहिए, नीरस विषय का बर्डन भी ना हो। हाँ। और रोचक तरीके से आप उससे अपने आप को एसोसिएट कर सकें, और जब आप मॉन्यूमेंट को देखते हैं तो आप उसको ठीक से समझ सकें, उसे तादाद में स्थापित कर सकें, और अपने जो है संस्कृति को, अपने हेरिटेज को से अपने आप को रिलेट कर सकें, उससे अपने आप को मतलब उससे संबंधित अपनी जानकारी को बढ़ा सकें, अपने देश को, देश के अतीत को अच्छी तरह से समझ सकें। मैम, जब आपने यात्राएं की होंगी तो किस तरह से पाया आपने उन शहरों को? क्या कितने प्रयास हुए हैं सरकारी उस विरासत को सहेजने के? जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास हैं मॉन्यूमेंट्स, ASI वाले, क्योंकि मेरा आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट है तो मेरा फोकस उस पर रहता है ज़्यादा। तो ASI के मॉन्यूमेंट्स ज़्यादातर जगहों पे ठीक स्थिति में मिले। लेकिन मतलब जिनका अधिग्रहण ASI ने नहीं किया है तमाम वजहों से, उनकी स्थिति थोड़ी तुलनात्मक रूप से ख़राब है। विशेष तौर पे मध्य प्रदेश के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बहुत उनका संरक्षण अच्छा है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, और वहाँ का जो स्टाफ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का या मॉन्यूमेंट पे जो भी नियुक्त है, वो बहुत अच्छे से आपसे मिलते हैं, बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं। ये MP की जो है एक विशेषता है, जो बाकी शहरों में कम देखने को कम मिली। जैसे मांडू मैंने देखा, मांडू के मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि मांडूबाद के समय का है। और भोपाल के सारे मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छी स्थिति में, सांची है, भीमबेटका है, वो सब मतलब आप जो है जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको एक फील गुड आता है, आपको अच्छा लगता है। और जो वहाँ का स्टाफ है, जो आपसे जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से आपको सपोर्ट करता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप बहुत दूर से जाते हैं और आपको बड़ा नकारात्मक सा जवाब मिले तो बड़ी निराशा होती है, और आप जो है आपका मतलब उत्साह एकदम से ठंडा पड़ जाता है, आप जगह को देख ही नहीं पाते हैं, आपका मन एकदम से थोड़ा सा खराब हो जाता है। टूरिस्ट गाइड भी क्या इस फील्ड में अपना कुछ मतलब? हाँ, टूरिस्ट गाइड अगर वो जानकार होगा, जानकार है तभी, हाँ। क्योंकि वो इतनी मिथकी इतिहास बता देते हैं, हाँ। कि आपको बड़ी निराशा होती है उससे। खास तौर पे जब मैं नालंदा गई थी तो बच्चों का कुछ ऐसा समय था कि बच्चों के जो वार्षिक वो लाते हैं, ट्रूप्स लाते हैं, 25 दिसंबर के आसपास का था। तो हर स्कूल में एक होता है ना कि बच्चों को लेकर जाएंगे, उनका जो है एक वेकेशन कराते हैं या एक ट्रिप कराते हैं, जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत।
तो उसमें छोटे छोटे बच्चे थे और 8th क्लास के 5th से 8th के बच्चे थे। और बड़ा ही निराशाजनक लगा कि बच्चे जो हैं हर मॉन्यूमेंट को देख के अपने आप ही बता रहे थे कि इसको जो है मुसलमानों ने तोड़ दिया। तो वो थोड़ा सा निराशाजनक था। और ये जो करंट वाइब है या इस तरह की कोई भी बात है तो बच्चों को उससे गलत इतिहास उनको प्रेषित होता है। नालंदा का इतिहास बड़ा रोचक रहा है और नालंदा हमारी एक शिक्षण संस्थान के रूप में और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बुद्धिज्म को प्रोपगेट करने वाले संस्थान के रूप में भी देखते हैं तो बहुत उसका मतलब विशद इतिहास है। और वो हमारी विरासत है जो कि विलक्षण विरासत रही है, क्योंकि नालंदा में ही बहुत सारे चीनी यात्री आए थे। इंसान फायान सबका रेफरेंस है, खासतौर पे फायान और रिसिंग ने उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। तो ये जो भ्रामक चीज़ें गाइड बता देते मैम हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ASI या फिर इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं भारत सरकार की, उनको टूरिस्ट गाइड के कुछ कोर्स भी कराने चाहिए या कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग के साथ साथ दरअसल बात यह है कि ट्रेनिंग तो एक चीज़ है, अगर आपका व्यक्तिगत जो रुझान है और व्यक्तिगत जो वैमनस्य है वो आपके ऊपर कोई कंट्रोल तो रख नहीं रहा है तो आप कुछ बता सकते हैं। इसी तरह से एक अनुभव मुझे MP में भी हुआ था, जिसमें थोड़ी सी खंडित प्रतिमा है, विष्णु की एक प्रतिमा है वहाँ पे और वो लेटी हुई प्रतिमा है। तो उदयगिरी एक जगह है वहाँ पे, रॉक केव है, वहाँ पे एक विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। तो वो थोड़ी सी खंडित है। अब उस खंडित प्रतिमा के लिए इतना ज़्यादा मैनिपुलेटेड हिस्ट्री बता रहे थे वहाँ जो खड़े थे सज्जन, गाइड के रूप में, अटेंडेंट थे या क्या थे। और कुछ बहुत एलिट किस्म का जो है मॉब था जो उनको सुन रहा था। तो मैं तो वहाँ से हटी गई सुन के कि मतलब इतने लंबे समय में प्रतिमाएं यूं भी स्वाभाविक रूप से खंडित हो जाती हैं और कुछ ना कुछ टूट फूट तो होती ही रहती है, बहुत नेचुरल है। क्या बात है। तो मैम हम लोग अगली किताब की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं पुस्तक आपकी किस पर है? 7वीं पुस्तक मेरी मैं खुद ही थोड़ा सा पूरी, एक तो मेरी किताब आई है अभी, स्त्री मिथक और यथार्थ। इस पुस्तक को मैंने पहली पुस्तक मैंने स्त्री अस्मिता की तलाश लिखी थी स्त्रियों पे। उसके बाद दूसरी मेरी पुस्तक थी जो स्त्रियों के संदर्भ में थी, थेरी गाथा थी। जैसे थेरी गाथा में जो है मैंने फर्स्ट हैंडेड डॉक्यूमेंट लिया था विमेंस का। स्त्री मिथक और यथार्थ में जब मैंने पढ़ने लिखने के प्रोसेस में पाई, मेरी आखिरी लास्ट किताब है जो आई है, एक मेरी किताब इंग्लिश में इनफैक्ट, साइलेंस वॉइसेस विमेंस पे ही, ठीक, वो जो है सीरियल से पब्लिश हुई है। एक इंटरनेशनल पब्लिशर है। वो शुरुआत में आ गई थी, थेरी गाथा के बाद आई थी, आंचलिक लोकगीत के बाद आई थी, वो शायद मिस कर गई थी हिंदी की ना होने की वजह से। तो आखिरी किताब मेरी पिछले साल सितंबर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन जो है आई है और लखनऊ में उसका विमोचन हुआ था। उसमें मैंने पुराणों के उसको लिखा, क्योंकि पौराणिक इतिहास जो है, पौराणिक मिथक जो हैं वो लोक में ज़्यादा प्रचलित हैं। आपके धर्मशास्त्रों का इतिहास क्या है, रामायण महाभारत या इस तरह का जो भी लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है या फिर आपका ब्राह्मण साहित्य है, अरण्यक है, इनसे आम आवाम नहीं जुड़ी है। लेकिन पुराणों से, पुराणों के जो किस्से हैं, जो शिव के किस्से हैं, जो आपके विष्णु के किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, वो उससे आम आदमी बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता है। तो उसको मैंने देखने की कोशिश की कि उसमें जो स्त्रियां हैं उनका क्या जो है भूमिका रही है वर्तमान भारतीय स्त्री पर अपना प्रभाव जमाने में। और वो बड़ा तगड़ा है क्योंकि उसमें सीता है आपकी, और सीता जो है मिथक में कन्वर्ट हो गई हैं और सीता का मिथक जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभावशाली मिथक साबित हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में। और पतिव्रता की अवधारणा जो है सीता के मिथक से ही आई है। द्रौपदी को तो हम उतना सम्मान नहीं देते हैं, द्रौपदी मुखर हैं, द्रौपदी बहुत असर्टिव हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी जो है सीता से कमतर पड़ती हैं। सीता जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा पूज्य हैं और आदर्श स्त्री मानी जाती हैं। तो पुराणों के इतिहास में और आपका नल दमयंती हैं, दमयंती हैं, या फिर 5 आपकी जो है पंच महाकन्याएं हैं, जिसमें आपकी अहिल्या हैं, कुंती हैं, मंदोदरी हैं, तारा हैं। तो इन स्त्रियों को लिया गया है और बार बार ये कहा गया कि ये प्रातः स्मरणीय हैं, सुबह सुबह इनको स्मरण करना चाहिए। तो वो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये जो 5 स्त्रियां हैं, पंच महाकन्या जिन्हें कहते हैं, इनमें अहिल्या का इतिहास भी हम देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो है उनको जो इस समय का मानक है भारतीय इतिहास का आदर्श स्त्री का, उसका अनुपालन वो नहीं करती हैं। कुंती भी बहुत असर्टिव हैं और इनमें से ज़्यादातर स्त्रियां ऐसी हैं जिनके जो है विवाह से पहले के तमाम यौनिक संबंध हैं, और कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो सामान्य जो है प्राकृतिक रूप से जिनका जन्म ही नहीं हुआ है, चाहे वो अहिल्या हैं, चाहे आपके जो हैं द्रौपदी हैं, कोई अग्नि से पैदा हो रहा है, मंदोदरी का भी इसी तरह का किस्सा है। तो रोचक है, तो उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या वजह है कि इन चीज़ों ने इतना ज़्यादा स्त्रियों के वर्तमान भारतीय
समाज में स्त्री की स्थिति को या स्त्री की अवधारणा जो है, या स्त्री को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस पर अपना जो है प्रभाव स्थापित किया। जी, क्या बात है मैम, बहुत इन किताबों के ज़रिए हमने भी एक सुंदर यात्रा की। और मैम अभी आप नैनीताल घूम के आ रही हैं, जी, जी। और जब भी आप कहीं भी जाती हैं घूमने के लिए, एक इतिहासकार किस तरह से घूमता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे देखती हैं आप उस पूरे सफ़र को, उन इलाकों को? मैं जब भी कोई यात्रा करती हूँ, खासतौर पे मैं कहीं भी जा रही हूँ, चाहे वो प्रायोजित यात्रा है या मिडवे कहीं जो है, अगर मैं बाय रोड ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि जिन जगहों से मैं गुजर रही हूँ उनका इतिहास क्या है, कब जैसे कोई नगर है, कस्बा है, तो उसका नाम क्या है, क्यों पड़ा होगा। और जैसे नैनीताल की अगर हम बात करें तो हम सब ये जानते हैं कि नैनीताल जो है अंग्रेजों के समय में बसा, औपनिवेशिक है। तो मैंने ये जानने के अपनी इस यात्रा में, अगर करंट अपने जो है ट्रैवल की मैं बात करूँ, तो ये जानने की कोशिश की कि सबसे पहले नैनीताल में कहाँ पर जो है कोई भी स्मारक बना होगा, कोई इमारत खड़ी हुई होगी, कौन था जिसने सबसे पहले नैनीताल को जो है एक जो है क्या कहना चाहिए शीतकालीन या राजधानी बनाने के विषय में सोचा होगा। तो उस प्रोसेस में कुछ इमारतें मैंने चिन्हित की थी, जैसे बैरन कहते हैं कि शाहजहांपुर के एक वो थे व्यापारी थे जो घुड़सवारी करते हुए आए, और उन्होंने जो है सबसे पहले नैनीताल को ट्रेस किया, और उन्होंने ऊपर से झील को देखा और उन्हें ये लगा कि ये जगह तो जो है मतलब शीतकालीन जो है राजधानी के लिए, अंग्रेज थे तो उनको बहुत गर्मी लगती थी यहाँ पे, तो उनके रहने के लिए बड़ी मुफीद होगी। तो वो उनका एक स्मारक वो है, सबसे पहला उन्होंने जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था जो पिलग्रिमेज लॉज कहलाता है। तो उसको इस तरह से कुछ चीज़ों को मैंने चिन्हित किया था कि उस समय की जो हैं उनको मैं देखूं और जानने की कोशिश करूं कि नैनीताल जो अब है वो कैसे कैसे उसने शेप किया होगा, और कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी हाइट्स या कौन कौन सी लोकेशंस ऐसी रही होंगी जिन्होंने अंग्रेज़ों को जो है अट्रैक्ट किया होगा, और एक हमें सुंदर सा शहर वो दे गए, जिससे कितना सुंदर हम बना के रखते हैं ये तो अब हमारे ऊपर है। क्या बात है मैम, आप एकेडमिक्स में हैं लगभग कितना, एक डिकेड से ज़्यादा ही हो गया होगा? हाँ, मुझे मैंने 2003 से जो है ऑफिशियली पढ़ाना शुरू किया। उससे पहले मैं रिसर्च स्कॉलर के रूप में पढ़ाती थी, तो कुल मिला के मुझे 25-30 साल हो रहे हैं। जी, तो मैम कैसी, जी मैम क्या स्थिति है उच्च शिक्षा में, इतिहास में खासकर कितनी गर्ल्स आ रही हैं और किस शिद्दत के साथ वो पढ़ती हैं, क्या स्थिति है? अगर हम स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन देखें, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस और प्रोपोर्शन देखें, तो लड़कियों का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है बॉयज़ की तुलना में। अच्छा। और उनका जो है हायर एजुकेशन में उनका जो एडमिशन है या जो जिस रेशियो में वो है वो ठीक ठाक है। बाकी सीरियसनेस की जो बात है तो वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन कर रही है। हायर एजुकेशन को लेके जो पहले थी उस तरह से बहुत ज़्यादा कीन या बहुत फोकस्ड स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली इस समय नहीं है, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है। टोटलिटी में जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन फेज है, बहुत सारा मीडियम आ गया है, और ये जो एक शिफ्ट है कलम से कैमरे की तरफ, तो विजुअल मीडियम की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, और हम लोग चूँकि पहले की जनरेशन के हैं तो हमारा पेन और पेपर वाला बुक वाला था मीडियम, तो इसलिए भी हम लोगों को थोड़ा सा वो हेजिटेशन लगता है क्योंकि वो उनका मीडियम अब विजुअल हो गया है। तो विजुअल मीडियम उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आर्कियोलॉजी के हिसाब से क्या आज का दौर अच्छा गोल्डन पीरियड इसको हम कहेंगे, क्योंकि सहेजने के लिए हर हाथ में एक मोबाइल है, लेकिन क्या वो नज़र भी है, ये भी सवाल है कि मोबाइल तो है लेकिन आपके पास वो नज़रिया भी होना चाहिए, वर्ड भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वो नज़रिया तो कम हो रहा है, और मोबाइल से फोटोग्राफिक जो डॉक्यूमेंटेशन है, हालांकि हर मीडियम का प्लस माइनस दोनों ही होता है, और हमारे पास इस समय हम सक्सेसिवली मतलब कंटिन्यूसली हम जो है एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हम अपनी बायोग्राफी भी बना रहे हैं बहुत सारा सोशल मीडिया पेज पे, जो कि अगर हम थोड़ा पीछे हट के देखते हैं तो अपनी 5-10 साल पुरानी पिक्चर्स का, अपना फेशियल चेंजेस का, अपने ओरिएंटेशन का, अपने राइटिंग्स का भी उसमें जो है एवोल्यूशन देख सकते हैं कि आप पहले कैसा लिखते थे, आप कैसा लिखते हैं, कैसे दिख रहे थे। जहाँ तक रेस्टोरेशन और मॉन्यूमेंट्स की वो है, जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो रही हैं चीज़ें, तो उस दिशा से हम अगर देखें तो प्रिजर्वेशन तो कम हो रहा है, और उतना आर्कियोलॉजिकली अगर हम देखें कि आर्कियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन या आर्कियोलॉजिकल एज अ सोर्स ऑफ रेस्टोरिंग मॉन्यूमेंट्स, तो वो तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी गिरावट है। पहले हम ज़्यादा उसके लिए कीन थे, अब हम ज़्यादा क्या कहना चाहिए पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो हम हर चीज़ में कॉमर्स देखने लगते हैं। तो कई बार ये लगता है कि ये जगह है इसमें कॉमर्स
इसका कोई आउटपुट नहीं है, इसमें कोई इनकम नहीं है, नहीं इसमें ग्लैमर हाँ, है, ना इसमें कोई ग्लैमर है। हाँ। इसका करना क्या है, इस जगह का इस्तेमाल हम किसी दूसरे काम में कर सकते हैं जिससे हमें जो है ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। तो उस दृष्टिकोण से तो निराशाजनक जी। तो मैम बहुत सारी बातें होंगी, चलते चलते एक और आखिरी जिज्ञासा कि इतिहासकार महिलाएं चुनिंदा क्यों होती हैं? मतलब हम देख रहे हैं कि साहित्य में एक लगातार काफ़ी भीड़ आ रही है, अच्छा भी लिख रही हैं, बहुत अच्छी हमारी कवित्रियाँ हैं, लेखिकाएँ हैं। इतिहास वाले सेगमेंट में बनिस्बत काफ़ी कम है उसके, है ना? हाँ, तुलनात्मक रूप से कम है। क्या वो खोजी नज़र, वो वर्ड व्यू, वो क्या कम है महिलाओं में, इस वजह से मतलब क्या क्या वजह है? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ महिलाएं ज़रूर हैं जो लिख पढ़ रही हैं, लेकिन जो अगर हम फील्ड सर्वे वाला जो काम होता है, खासतौर पर अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजी के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, मॉन्यूमेंट्स पे जाना पड़ता है और बार बार जाना पड़ता है, तब जाके आप उसमें कुछ नया इनपुट डाल पाते हैं। तो उतना फ्रीडम अभी भी विमेंस को कम मिलता है, थोड़ा उनके ऊपर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जैसा हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, इस वजह से वो उतना आउट गोइंग नहीं हो पाती हैं, उतना समय नहीं दे पाती हैं, उनके पास दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन जो लिटरेचर वाला वर्क है उस तो काम कर ही रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं हायर एजुकेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बहुत सारी महिलाएं सोलो ट्रैवलिंग कर रही हैं, मतलब गर्ल्स तो कर ही रही हैं, हमने देखा कि विमेंस भी जो 50+ 60+ की हो गई है। जी 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 जी। तो अब कुछ चेंजेज आएंगे, मतलब वो अपनी नज़र से दुनिया को देखेगी तो लिख भी रही हैं। अभी स्मिता कर्नाटक हैं, वो भी अभी सोलो ट्रैवलिंग की थी, तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा आके पढ़ा मैंने। हाँ, उनका तो अपने बेटे के साथ गई थी, वो बहुत लंबा उन्होंने ड्राइव वो किया था, बाय कार ट्रैवल किया था। हाँ। तो कुछ अब नया इतिहास एक तरह का कुछ ट्रैवलॉग लिखे जाएंगे अच्छे, बिल्कुल, कम से कम उनके अपने अनुभव तो होंगे ही, और अच्छे बुरे दोनों के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगी, और जो उनकी पर्सनालिटी को मुझे लगता है कि और स्ट्रांग बनाएगा, और जो नई जनरेशन है उसको उनके एक्सपीरियंसेस से ज़रूर लाभ मिलेगा और एक नया आउटलुक भी आएगा। और सोशल मीडिया में ने इस दिशा में काफ़ी क्रांति की एक तरह से, क्योंकि सबके पास एक मीडियम हो गया है। तो पहले ये होता था कि आप लिखेंगे पेपर में या कहीं भी पब्लिश होगा नहीं होगा, अभी क्या है कि आप अपनी वॉल पे तो लिख ही सकते हैं, और जो लोग अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी रीच भी है। बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने जो बहुत एजुकेटेड नहीं है महिलाएं, लेकिन बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, उनको जो है अच्छी खासी उससे रिकॉग्निशन मिली। कुछ लोग जो डिजिटल आईपैड पे वो आर्ट बनाते हैं, उनको 2-3 स्त्रियों को मैं खुद ही जानती हूँ जिनको वहाँ से जो है वो मिला रिकॉग्निशन, और अब उनके जो बनाए हुए चित्र हैं, पैटर्न है, वो मैगजीन्स के कवर पेज पे, सारीज की ब्लॉक प्रिंट्स पे सब जगह जा रहे हैं। तो ये मीडियम हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन ये विमेंस के लिए इसने एक विंडो जरूर खोली है, और आज का दौर मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये विमेंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव। अच्छा, और एक हम बहुत अच्छे गोल्डन पीरियड में इस वक्त महिलाएं जी रही हैं। हाँ, तमाम बाधाओं के बावजूद भी, तमाम शोषण है कई सेक्टर में, बिल्कुल यौनिक हमले भी हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम जो है सोशल मीडिया ने ज़रूर दिया है, और तमाम महिलाएं उसका बहुत बेहतरीन प्रयास कर रही हैं। और एक ये विंडो जो है आने वाली पीढ़ियों पे, जो जिन बच्चों को, जिन यंगर जनरेशन्स को ये महिलाएं पालेंगी, उनके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया मैम इतना वक्त देने के लिए। चलते चलते अगर आप कहना चाहें कि रेडियो जैसे माध्यम कैसे हमारी हिस्ट्री को सहेज सकते हैं, कोई सुझाव आपका हो तो स्वागत है। रेडियो जैसे माध्यमों का बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग तो रेडियो जनरेशन से ही हैं। एक समय हमने इसका पूरा ट्रांजिशन ही देखा है, रेडियो फिर टेलीविज़न। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपका टेलीविज़न नहीं है, और रेडियो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप रेडियो सुनते हुए बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो वो आपको डाइवर्ट नहीं करता है, आप सुनते भी जाते हैं और अपना काम भी करते जाते हैं, तो टाइम भी सेव करता है, और इसका बहुत महत्व है। बिल्कुल, हिस्टोरिकल फीचर कई बार जब हम सुनते हैं रेडियो में, तो वो फील लाना पड़ता है कि हिस्ट्री में हम जा रहे हैं। अभी मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये समय विजुअल मीडियम का है, कलम से जो है कैमरे की तरफ हम शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हर माध्यम का अपना महत्व होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप रेडियो पे गाने सुनते हुए अपना फोकस बनाते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। खासतौर पे मैं अगर जोड़ना चाहूँ तो मजदूर वर्ग को काम करते हुए मैंने देखा है कि वो आज भी उसी तरह से रेडियो को सुनते हैं, और अपना बहुत सारा, और बहुत कोई चाहे पेंट कर रहा है, चाहे कारपेंटर का काम कर रहा है। और मेरा बड़ा रिसेंट एक्सपीरियंस है, मैंने अपने घर में रेनोवेशन के दौरान पाया, वो 24/7 उसको सुनते थे और गुनगुनाते हुए अपना काम करते थे। तो मुझे तो लगता है कि ये उनके लिए बहुत तगड़ा स्ट्रेस बस्टर है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मैम इतना वक्त देने के लिए। जी जी जी, थैंक यू। तो कमलेश जी, हम लोग विदा लेते हैं अपने श्रोताओं से, है ना। आपने नीलिमा पांडे जी, हमारी एक बहुत प्यारी इतिहासकार से मिलाया,
हमारे तमाम सुनने वालों को। तो दोस्तों, आपका फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में अगर आप इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो मोबाइल पर जाकर प्ले स्टोर पर जाके हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर लें। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल भी है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो प्रोफेसर नीलिमा पांडे जी के साथ में और कमलेश मेहता जी के साथ में अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।